नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, आज के वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। इसी वीडियो के साथ में हमारा राजस्थान का इतिहास और संस्कृति समाप्त हो जाएगा। हमने 3 वीडियो के साथ में पूरे रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी राजस्थान के इतिहास और कल्चर पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसका हम विश्लेषण के साथ में यहाँ पर सेशन पर चर्चा करने वाले हैं। 2 वीडियो पहले बन चुके हैं, ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हों तो पिछले 2 वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए। सभ्यता से लगा करके क्रांति तक हम इतिहास पढ़ चुके हैं और टॉपिक के अनुसार ही, सिलेबस के अनुसार ही संस्कृति के टॉपिक को भी कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 6ठी से लगा करके 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की किताब में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और उसके अलावा भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम एक एक प्रश्न को लेते हैं और उसका अपन विश्लेषण करते हैं। मेरे साथ में रहना। प्रश्न का लेवल देखना, प्रश्न बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं। 6ठी से लगा करके 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की किताबों पर आधारित प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को देखोगे तो आपको निश्चित लगेगा कि हाँ, इस टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। और विश्लेषण करेंगे, प्रश्न के इर्द गिर्द अपन बात करेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाना है। पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न अपने सामने स्क्रीन पर है। बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता रहते हुए, प्रश्न को समझना ध्यान से, बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता रहते हुए कन्हैयालाल सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कौन सी काव्य कविता लिखी? समझना प्रश्न को। प्रश्न सिंपल सा ये यूं कह रहा है कि कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत सारी कृतियां लिखी है, उसमें से ऐसी कौन सी कृति है जिसमें सामंतवाद का विरोध दिखाई देता है? ये 10वीं की किताब में कन्हैयालाल सेठिया का व्यक्तित्व का जो टॉपिक है उसमें लाइन दे रखी है। तो वनफूल, कुण जमींद्रो धनी, अग्निवीणा और लीलटांस, ये सभी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई किताबों के नाम है। तो इसका सही आंसर है कुण जमींद्रो धनी। फिर बात करें वनफूल, इनका प्रथम काव्य संग्रह है। अगर इस टाइप का प्रश्न न बन करके इस टाइप का प्रश्न बन जाए कि कन्हैयालाल सेठिया का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो वनफूल। फिर इस टाइप का प्रश्न न बन करके इस टाइप का बन जाए कि कौन से काव्य रचना में कन्हैयालाल सेठिया की राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है अग्निवीणा। फिर एक लीलटांस भी है और लीलटांस कृति पर उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो इस कृति पर उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको पता हो तो पिछली बार कन्हैयालाल सेठिया का रीट पर एक प्रश्न बना था कि कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी कृति पर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला? तो कन्हैयालाल सेठिया की एक कृति थी सबद, तो सबद कृति पर इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था। अब एक एक लाइन को वापस समझना। यहां पर 5 रचनाएं मैं आपको कन्हैयालाल सेठिया के बारे में बता रहा हूं। वनफूल इनकी प्रथम काव्य संग्रह है, अग्निवीणा राष्ट्रीय भावना से युक्त काव्य संग्रह है, लीलटांस कृति पर उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सामंतवाद का विरोध करते हुए इन्होंने कुण जमींद्रो धनी ग्रंथ की रचना की, और सबद इनका एक अन्य काव्य रचना है जिस पर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार इनको मिल चुका है। कन्हैयालाल सेठिया, इनकी आपको पता हो तो फेमस कृति है धरती धोरारी। धरती धोरारी, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्न में से किन्होंने तैयार करवाया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्न में से किन्होंने तैयार करवाया? तो इसका सही आंसर है सीताराम लालस। तो आज हम राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की हस्तकला, संस्कृति के इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। संस्कृति के पिछले बिंदुओं पर चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आगे चलना। रचना व रचनाकार के संबंध में गलत युग्मक को पहचानिए। मेरे साथ में रहोगे। गुण भाषा करके एक साहित्य रचना है जिसके कवि कौन है? हेम कवि। गुण रूपक करके एक साहित्य रचना है जिसके रचनाकार कौन है? केशवदास। राज रूपक करके एक साहित्य कृति है, इसके रचनाकार कौन है? तो वीर भाषा लिखा हुआ है, ये वीर भाण है। और रूठी रानी नामक साहित्य के रचनाकार कौन है? तो मणि मधुकर। अब चारों में से असंगत कौन सा है? तो गुण भाषा रचना हेम कवि ने लिखी, सही बात है।
गुण रूपक कृति केशवदास ने लिखी, सही बात है। राज रूपक कृति वीरभान ने लिखी, यह भी सही बात है। तो रूठी रानी ये जो कृति है ये लिखा है केसरी सिंह बारहट ने, केसरी सिंह बारहट ने। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने लिए यहां पर सही आंसर आ जाएगा द युग्म सही नहीं है, क्योंकि रूठी रानी मणि मधुकर ने न लिख करके रूठी रानी रचना केसरी सिंह बारहट ने लिखी है। ठीक है, ये अपना रीड के अंदर एक स्पेशल टॉपिक दे रखा है, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की लिपि। तो वहां से 2, 3, 4 क्वेश्चन बनने की प्राथमिकता बहुत ज्यादा है। 10वीं की किताब में राजस्थान का भाषा साहित्य चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। ठीक है, जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो हमने यहां पर आज टेस्ट में शामिल किए थे। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी है? एक जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी है? ये जो चारों विद्वान हैं वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अलग अलग अपभ्रंश भाषा से मानते हैं। तो इस प्रश्न के साथ साथ में अपना पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाना है। मेरे साथ में बने रहना और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, हर एक प्रश्न का विश्लेषणात्मक के साथ में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं। तो के.एम. मुंशी, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एल.पी. टेस्सीटोरी, इन चारों ने राजस्थानी भाषा के विकास, राजस्थानी भाषा के अध्ययन में ज्यादा काम किया है। अब गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा प्रारंभ हुई ये कहने वाले तो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी है। अब सुनीति कुमार चटर्जी की बात आती है तो सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई। तो अगर प्रश्न में गुर्जरी अपभ्रंश ना होकर के सौराष्ट्रीय पूछा जाता तो सुनीति कुमार चटर्जी। फिर ये एल.पी. टेस्सीटोरी जो हैं वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। किससे मानते हैं? शोरसेनी अपभ्रंश से। और इधर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन के साथ में एक पुरुषोत्तम दास मेनारिया करके व्यक्ति है, ये दोनों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से मानते हैं। अब पूरे प्रश्नों को वापस हम इजी करते हैं, मेरे साथ में रहोगे। अगर पूछे कि गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, तो के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया दोनों कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ ये कहने वाले सुनीति कुमार चटर्जी। नागरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई ये कहने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई ये कहने वाले एल.पी. टेस्सीटोरी। चारों कथन पूछे जा सकते हैं। गुर्जरी पूछा जा सकता है, सौराष्ट्रीय पूछा जा सकता है, नागर पूछा जा सकता है और शोरसेनी पूछा जाता है। तो जो जिस टाइप से यहां पर पूछा जाए उस टाइप के विद्वान को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? ताराभात की ओढ़नी? नहीं। केरी भात की ओढ़नी? नहीं। कछाबू? नहीं। तो भील जनजाति का सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? नांदड़ा। ताराभात की ओढ़नी जिस पर तारे बने होते हैं ओढ़नी पर, केरी भात की ओढ़नी जिस पर केरी बनी होती है ओढ़ने पर, भील जनजाति का घुटने तक पहना जाने वाला घाघरा कछाबू कहलाता है। लेकिन भील जनजाति के द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र नांदड़ा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? स। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। एक और लेवल का प्रश्न है। एक संस्था है जिसका नाम है चितेरोरी ओवरी, चितेरो की ओवरी। इस संस्था के अंदर चित्र बनते थे, ये चित्रशाला थी। तो चितेरोरी ओवरी चित्रशाला की स्थापना उदयपुर में किसने की? चितेरोरी ओवरी चित्रशाला की स्थापना उदयपुर में किसने की? ये सभी उदयपुर के राजा हैं। संग्राम सिंह ने नहीं, जय सिंह ने नहीं, भीम सिंह ने नहीं, तो किसने की? जगत सिंह फर्स्ट ने। अब वापस सुनना, जगत सिंह जी ने उदयपुर के सिटी पैलेस में तस्वीरों कारखानों या चितेरोरी ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जहां पर बैठकर के चित्रकार चित्र बनाया करते थे। जगत सिंह का काल मेवाड़ में चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था।
फिर जगत सिंह के समय साहिबदीन और मनोहर नाम के दो चित्रकार उनके दरबार में थे जिन्होंने भागवत गीता पर और रामायण पर चित्र बनाए थे। साहिबदीन, मनोहर दोनों चित्रकारों का संबंध भी जगत सिंह फर्स्ट से। जगत सिंह फर्स्ट ने चितेरों की ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की जिसका दूसरा नाम तस्वीरों कारखाना है। समझ में आ गया। और इधर संग्राम सिंह सेकंड के समय एक चित्रकार था नरुद्दीन जिसने कलीला, दमना जो पंचतंत्र के दो गीदड़ पात्र हैं उस पर चित्र बनाने का काम नरुद्दीन नामक चित्रकार ने किया। नरुद्दीन नामक चित्रकार संग्राम सिंह सेकंड के दरबार में था। तो मैंने एक प्रश्न के साथ में बहुत सारे प्रश्नों को और इजी कर दिया है, ध्यान में रखना। तो यहां पर चितेरों की ओवरी का आंसर क्या हो जाएगा? जगत सिंह फर्स्ट। अगला प्रश्न बहुत लेवल का, निम्नलिखित में से कौन सी हैंड ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है? यह भी 10वीं की किताब में दे रखा है। अब केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र में क्रिएट किए जाने वाले उत्पाद को जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू उस भौगोलिक एरिया के साथ में बहुत बढ़ जाती है। राजस्थान में से बहुत सारी चीजें हैं जिनको भौगोलिक संकेतक मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। यहां पर हैंड ब्लॉक प्रिंट का मतलब कपड़े पर हाथ से प्रिंट करना। तो राजस्थान में कपड़े पर हाथ से प्रिंट के लिए मैंने 4 प्रिंटों को यूज किया है। कौन सी प्रिंट को हैंड ब्लॉक भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? तो देखो, कोटा डोरिया हैंड ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल चुका है। बगरू, जयपुर के अंदर बगरू में प्रिंट का काम कपड़े पर किया जाता है, इसको भी भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल चुका है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को भी जीआई टैग मिल चुका है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट को, अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? अजरक। अब और ध्यान से सुनना, बीकानेर का भुजिया उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। थेवाकला प्रतापगढ़ उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। मोलेला की मूर्तियां उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और कठपुतली कला उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो इन तीनों के अलावा और जिसको जीआई टैग मिला है उसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर ली। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अजरक प्रिंट को जीआई टैग का दर्जा नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छी तरह से एक एक प्रश्न का हम विश्लेषण करने वाले हैं। एक और 10वीं की किताब में से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपड़े को चमकीला बनाने के लिए, भड़कीला बनाने के लिए कपड़े पर एक वर्क किया जाता है, उस वर्क का नाम है गोटा वर्क। आपने किरण, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी ये गोटे के प्रकार के नाम सुन रखे होंगे। राजस्थान में 4 क्षेत्र दे रखे हैं, कौन से क्षेत्र में कपड़े पर गोटे का काम किया जाता है? तो सीधा सा आंसर निकाल लेते हैं। सीकर के अंदर एक तहसील है खंडेला, तो खंडेला के सीकर में गोटा वर्क किया जाता है। बाकी तीनों गोटा वर्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, रहना मेरे साथ में, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मैं रूबरू करवाने वाला हूं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक से संबंधित नहीं है? नाक से संबंधित नहीं है। भोगली, चोप, बेसर और अंगोटिया। तो भोगली भी नाक में पहना जाता है, चोप भी नाक में पहना जाता है, बेसर भी नाक में पहना जाता है। अंगोटिया नाक में न पहन करके अंगोटिया को कान में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? कान में। फिर ध्यान रखना, चोप नाक का आभूषण है, लेकिन चोप की जगह चूप हो तो चूप कहां का आभूषण है? दांत का। चूप के साथ में रखन हो तो रखन भी कहां का आभूषण है? दांत का। तो अगर चूप पूछ ले, रखन पूछ ले तो वह दांत का आभूषण है, अगर चोप पूछे तो वह नाक का आभूषण है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा हो जाएगा? द कौन सा? अंगूठिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने पास में अगला प्रश्न है, बहुत लेवल के प्रश्न बनाए हैं, इन प्रश्नों को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। हस्तकला व संबंधित क्षेत्र के संबंध में गलत युग्मक को पहचानिए। और इस टाइप के प्रश्न आपको ज्यादा इसलिए देखने को मिलते हैं ताकि पूरा प्रश्न का आंसर आपको पढ़ना पड़े और प्रश्न के आंसर के साथ में वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। आपके टेस्ट में कितने नंबर आए हैं उससे आपको बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट का पेपर हमने इसलिए इस तरह का बनाया ताकि आप 360 डिग्री पढ़ सको। आपके पेपर के अंदर आपको सीधे सीधे प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप
जो टेस्ट दे करके गए हो, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल यूं विचलित नहीं होना कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो शायद मेरी तैयारी कम या मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। नहीं, आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपने पेपर को देना है। उस टेस्ट पेपर में आए नंबरों के आधार पर अपना मूल्यांकन नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हस्तकला व संबंधित क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। क्या तारकशी के जेवर नाथद्वारा में बनते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या कुंदन कला का काम जयपुर में होता है? बिल्कुल होता है। क्या कावड़ कला का काम बस्सी चित्तौड़ में होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या मिरर वर्क का काम उदयपुर में होता है? नहीं, मिरर वर्क का काम उदयपुर में न होकर के मिरर वर्क का काम जैसलमेर में होता है। मिरर वर्क का काम कहाँ होता है? जैसलमेर में। तो तारों को कस करके जेवर बनाना नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। आभूषण पर कीमती पत्थर को जड़ना, इसको कुंदन कला कहते हैं, जयपुर का काम है। लकड़ी की कावड़ और लकड़ी की बेवाड़ बनाना बस्सी के खेरादी जाति के लोग करते हैं। और मिरर वर्क, कपड़े पर गोल और चौकोर ग्लास की जड़ाई करना, यह काम जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मिरर वर्क। मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। अगला प्रश्न देखते हैं। रचना व रचनाकार के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। रचना व रचनाकार के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। गिरधर आस्या साहित्यकार है, क्या इन्होंने सगत रासो ग्रंथ लिखा? बीटू सुजा साहित्यकार है, क्या इन्होंने राव जस्सी छंद ग्रंथ लिखा? पद्मनाभ साहित्यकार है, क्या इन्होंने कानड़देव प्रबंध ग्रंथ लिखा? तो भाई ये तीनों सही है। गिरधर आस्या का सगत रासो सही है, बीटू सुजा ने राव जस्सी छंद लिखा सही है, और पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध ग्रंथ लिखा सही है। तो अपने लिए आंसर आ चुका है द, मतलब द है गलत। जोधराज ने हम्मीर महाकाव्य लिखा? नहीं, जोधराज ने हम्मीर महाकाव्य नहीं लिखा था, जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा था। कौन सा लिखा था? हम्मीर रासो लिखा था। तो फिर यह हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा? तो हम्मीर महाकाव्य जोधराज ने न लिख करके हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने पास में सही आंसर आ गया 2। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो एक और बहुत लेवल का प्रश्न आपके सामने परोसा गया है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखो। डगलस बेरेट, और ऐसा ही प्रश्न अगर रीट के पेपर में छप जाए तो कोचिंग के नोट्स ने गाइडों को खंगाल दे तो भी इस तरह की लाइन अपन को देखने को नहीं मिलती है, और मिली भी होगी तो अपन ने उसको अरे ठीक है पढ़ा नहीं पढ़ा याद नहीं रहा होगा। प्रश्न किस तरीके से कैसे बन सकते हैं, इस अप्रोच से आपको परिचित करवाना, ये मेन मकसद है थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाने का। ठीक है, आप इस डिफिकल्ट पेपर के आधार पर आए नंबर से अपना मूल्यांकन नहीं करें। इतना भी डिफिकल्ट नहीं, एक लेवल का ही है, पर अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है। चलते हैं। एक विद्वान है डगलस बेरेट, दूसरा विद्वान है बेसिल गे। चोर पंचाशिका शैली चित्रकारी की एक शैली है। तो डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कौन सी चित्रकला शैली से माना है? तो इन दोनों विद्वानों ने कहा कि इस शैली के चित्र बनने सबसे पहले मेवाड़ शैली से स्टार्ट हुए। कौन सी शैली से स्टार्ट हुए? मेवाड़ शैली से। तो प्रश्न 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और इस आंसर को निकालने के लिए आपको जबरदस्त तरह से इन ऑप्शन को अध्ययन करना पड़ेगा। और पेपर का जब भी अपन पेपर सोल्व करते हैं तब अपनी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अपने माइंड के अंदर जितने भी ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रश्न को समझने में लगे। उस समय दूसरे विचार कुछ भी नहीं आए, अपन बिल्कुल अपना ध्यान प्रश्नों को समझने में लगाएं। अगर प्रश्न अपन ने इसी तरह से समझ लिया तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर माइंड केंद्रित है तो प्रश्न और आंसर निकालना अपने लिए बहुत आसान हो जाता है। और उसके लिए संतुलन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखना, नागौर शैली में लकड़ी के दरवाजे पर चित्र बने। अगर आपने मारवाड़ स्कूल देखा होगा तो मारवाड़ स्कूल का एक भाग है नागौर शैली। तो नागौर शैली में लकड़ी के दरवाजे पर चित्र बने और चित्रों में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। सही बात है। चांद तैयब और नवला नागौर के चित्रकार है, नागौर शैली में उन्होंने चित्र बनाए। बीकानेर के चित्रकार चित्र के नीचे नाम व तारीख लिखते थे, यह भी सही है। जैसलमेर शैली पूर्णतः स्वदेशी शैली है, यह भी सही है। और चावंड शैली को श्रीधर अंधारे ने प्रकाशित किया, यह गलत है। श्रीधर अंधारे ने एक चित्रकला शैली को प्रकाशित किया था,
लेकिन वह चावंड शैली न होकर के वह देवगढ़ शैली थी। तो देवगढ़ शैली को प्रकाशित करने का काम किसने किया? श्रीधर अंधारे ने। चावंड शैली को प्रकाशित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रकला शैली विकसित हुई और अमर सिंह जी के समय चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णकाल था। तो चावंड तो वैसे ही पब्लिक एरिया में था, चावंड तो वैसे ही सबकी नजर में था, तो उसको प्रकाशित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो राजसमंद के अंदर एक गांव है देवगढ़, और देवगढ़ में चित्रकार चित्र बनाते थे, किसी को पता नहीं था। तो देवगढ़ के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का काम श्रीधर अंधारे ने किया। देवगढ़ के ठाकुर सोलवे उमराव कहलाते हैं, ठीक है। अजारारी ओवरी देवगढ़ चित्रकला शैली के लिए, अजारारी ओवरी एक इमारत है जहां पर देवगढ़ के चित्रकला शैली के चित्र उस इमारत पर बने हुए मिलते हैं। अब देखो, नागौर शैली में लकड़ी के दरवाजे पर चित्र बने, सही है। बीकानेर के चित्रकारों ने चित्र के नीचे नाम व तारीख लिखी, सही बात है। जैसलमेर शैली पूर्णतः स्वदेशी है, उस पर मुगल प्रभाव, अंग्रेजी प्रभाव, बाहरी प्रभाव बिल्कुल नजर नहीं आता है, क्योंकि जैसलमेर बहुत कटा हुआ था, संसाधन जाने के नहीं थे, सड़कें नहीं थी वहां तक जाने के लिए, तो दूसरे चित्रकार वहां पहुंचे नहीं, वहां के चित्रकार दूसरों के संपर्क में आए नहीं, तो वहां के चित्रों में पूर्णतः स्वदेशी पर नजर आता है, बाहरी प्रभाव बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही कौन सा हो गया? श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली को प्रकाशित किया। राजस्थानी चित्रकला नाम सर्वप्रथम कौन से विद्वान ने दिया? प्रश्न को वापस समझने की जरूरत है, अच्छी तरह से समझे। तो राजस्थान के भूभाग में जितने भी चित्र बने हैं उसको सबसे पहले किसने कहा कि राजस्थानी चित्रकला है? क्या आनंद कुमार स्वामी ने कहा? नहीं। क्या ओसी गांगुली ने कहा? नहीं। क्या हेवल ने कहा? नहीं। क्या राय कृष्ण दास ने कहा? सही बात है, और ये 10वीं की किताब का प्रश्न है। अब देखो, आनंद कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने और हेवल ने राजस्थान के भूभाग में बने चित्र को राजपूत चित्रकला कहा। कौन सी चित्रकला कहा? राजपूत चित्रकला कहा। सबसे पहले राय कृष्ण दास ने राजस्थान में बने चित्रों को सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला कहा। कितना लेवल का प्रश्न है। अगर यूं ही बना दिया कि ओसी गांगुली ने राजस्थान में बने चित्रों को क्या नाम दिया, 4 ऑप्शन और 1 ऑप्शन हो जाएगा राजपूत चित्रकला। समझ पा रहे हैं? तो आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने किताब लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि राजपूत चित्रकला शैली को 4 भागों में बांट सकते हैं, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। तो इन्होंने भी राजपूत चित्रकला का, इन्होंने भी राजपूत चित्रकला का, हेवल ने भी राजपूत चित्रकला का। राजस्थान के भूभाग में बनने वाले चित्रों को सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला नाम राय कृष्ण दास ने दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्रकला में हाड़ौती स्कूल के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। आनंद कुमार स्वामी ने जो राजस्थानी चित्रों को 4 स्कूलों में बांटा है, उसमें एक स्कूल है हाड़ौती स्कूल। तो हाड़ौती स्कूल के संदर्भ में एक यहां पर लाइन गलत है, उस लाइन को पहचानना है। तो बूंदी में एक रंग महल है जो चित्रों के लिए खूब प्रसिद्ध है, उसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया। रघुनाथ, गोविंद राय और डालू का संबंध कोटा शैली से। बूंदी शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और ये चौथा पॉइंट देख करके तो आपको ऑटोमेटिक ये प्रश्न बहुत ज्यादा सरल लगने लग गया होगा। आगे के 2-3 पॉइंट देख रहे थे तब तो 19-20 हो रहा था कि यार क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। चौथे पॉइंट में पहुंचने के बाद अगर आपने पढ़ रखा है तो प्रश्न की वैल्यू ही खत्म हो गई। ठीक है, देखो बूंदी शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए नहीं दिखाया गया है, महिलाओं को शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया गया है। कहां दिखाया गया है? कोटा शैली में। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। फिर चलते हैं। रघुनाथ, गोविंद राय और डालू ये चित्रकार हैं। ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं? कोटा शैली के। बूंदी में चित्रशाला नामक एक स्थान है, उसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। बूंदी में एक रंग महल है जिस पर चित्र बने हुए हैं, इसका निर्माण वहां के राजा छत्रसाल ने करवाया था। ये सभी पॉइंट सही हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं। और अपने पास में अगला प्रश्न है, रचना व रचनाकार के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। रचना व रचनाकार के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। पृथ्वीराज राठौड़ नामक व्यक्ति ने वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ लिखा। सही बात है।
खिड़िया जग्गी करके एक इतिहासकार हैं जिन्होंने राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका ग्रंथ लिखा, सही बात है। किशोर दास ने राज प्रकाश ग्रंथ लिखा, सही बात है। तो इन्होंने ये लिखा ये भी सही है, इन्होंने ये लिखा ये भी सही है, किशोर दास ने ये ग्रंथ लिखा ये भी सही है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन अपने पास में आ गया द। और द सही क्यों है? देखो, महायश प्रकाश किताब कर्णिदान ने न लिख करके आशिया मानसिंह ने लिखी है, और यह भी 10वीं की किताब में दे रखा है। किसने लिखी है? आशिया मानसिंह ने। तो कर्णिदान ने कौन सी किताब लिखी है? कर्णिदान ने किताब लिखी है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो गया अपने पास में दो। प्रश्न के अकॉर्डिंग सही कौन सा हो गया? दो। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द किसने प्रयोग किया? पहले मैंने ऐसा प्रश्न चित्रकला के लिए बताया था कि राजस्थान में बने चित्रों को सबसे पहले राजस्थानी चित्र किसने कहा। अब चित्र के लिए प्रश्न नहीं है, अब भाषा के लिए। राजस्थान के अंदर बोले जाने वाली भाषा को सबसे पहले राजस्थानी भाषा शब्द किसने कहा? इसके पहले राजस्थान के अंदर बोले जाने वाली भाषा को मारवाड़ी भाषा कहते थे, उसके पहले मरु भाषा कहते थे। पर कौन से विद्वान ने सबसे पहले राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा को राजस्थानी भाषा कहा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान के अंदर बोले जाने वाली भाषा को सबसे पहले राजस्थानी भाषा कहा। अबुल फजल ने राजस्थान के अंदर बोले जाने वाली भाषा को सबसे पहले मारवाड़ी भाषा कहा था, और मारवाड़ी भाषा से भी पहले राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा को मरु भाषा कहा जाता था। तो समय के साथ में शब्द चेंज हुए। सबसे पहले राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा को मरु भाषा कहते थे, जिसका उल्लेख आपको पता हो तो उद्योतन सूरी की किताब कुवलई माला में मिलता है। फिर राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा को सबसे पहले मारवाड़ी भाषा कहा था अबुल फजल ने और कुशल लाभ ने। फिर राजस्थान के अंदर बोले जाने वाली लैंग्वेज को सबसे पहले राजस्थानी भाषा किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। एक जबरदस्त लेवल का प्रश्न, रहो मेरे साथ में। और इस प्रश्न को देखो, यह भी 10वीं की किताब पर आधारित प्रश्न है। साहित्य के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। पहला पॉइंट है मरस्या, दूसरा है जमाल, तीसरा है दवावेत और चौथा है झुलना। क्या मरस्या के लिए ये लाइन सही है, जमाल के लिए लाइन सही है, दवावेत के लिए ये लाइन सही है और झुलना के लिए लाइन सही है? चार अपन को देखने। तो मरस्या, राजा या किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य को मरस्या कहते हैं, एकदम सही है। और प्रश्न उसी लाइन से बना दिया कि ये लाइन दे दी और चार ऑप्शन दे दिए कि भाई राजा या किसी विशेष व्यक्ति के मरने पर शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य को क्या कहते हैं। यही प्रश्न आ गया तो अपन हक्के बक्के रह जाते। जमाल जो है वो राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है, यह भी सही है। दवावेत जो है वो ऐसा काव्य है जिसमें उर्दू और फारसी शब्द ज्यादा होते हैं, यह भी सही है। झुलना जो है वो संत महात्माओं का जीवन परिचय है, यह गलत है। संत महात्माओं का जीवन परिचय झुलना न कहला करके संत महात्माओं का जीवन परिचय पर्ची कहलाता है। तो झुलना क्या है? तो झुलना भी राजस्थानी भाषा का एक मात्रिक छंद है, राजस्थानी भाषा का एक मात्रिक छंद है। तो झमाल, झुलना राजस्थानी भाषा के मात्रिक छंद है। दवावेत ऐसा काव्य जिसमें उर्दू फारसी के शब्द ज्यादा होते हैं, और मरस्या शौक व्यक्त करने के लिए लिखा गया काव्य मरस्या कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधित्व करने वाली बोली मारवाड़ी है और पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधित्व करने वाली बोली ढूंढाड़ी है। तो कौन सी बोली मारवाड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी उपबोली है, राजावटी उपबोली है, नागरचौर उपबोली है, देवड़ावाटी ये जो है वो मारवाड़ी भाषा की उपबोली है, मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पाली के आसपास चौहान देवड़ाओं, सिरोही के आसपास चौहान देवड़ाओं का जो क्षेत्र है वहां पर बोले जाने वाली भाषा को देवड़ावाटी कहते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर सही कौन सा हो जाएगा? दो। राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भारतीया। इन्होंने राजस्थान का पहला नाटक, पहली कहानी, पहला उपन्यास विश्रांत प्रवास, कनक सुंदर
इस नाम से इन्होंने लिखे हैं। तो राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? शिव चंद्र भरतिया। राजस्थान के साहित्यकार के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। विजयदान देथा द्वारा रचित बातारी फुलवारी किताब के 14 खंड हैं, एकदम सही है। यादवेंद्र शर्मा चंद ने हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास लिखा, यह भी सही है। नथमल जोशी ने अलेको हिटलर लिखा, गलत है। ये अलेको हिटलर भी विजयदान देता ने लिखा है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन को सही आंसर मिल गया है स। नथमल जोशी ने एक किताब लिखी थी पणियोडी कुवारी, पणियोडी कुवारी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने माजल रात कहानी लिखी, यह भी सही है। तो आपको राजस्थान की भाषा, राजस्थान की लिपि, राजस्थान का साहित्य रीट के एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरह से कवर करके जाना है, ठीक है। तो अलेको हिटलर, बातारी फुलवारी विजयदान देथा की रचना है। हूँ गोरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। माजल रात लक्ष्मी कुमारी की रचना है। नथमल जोशी की रचना पणियोडी कुवारी है, इसलिए नथमल जोशी ने अलेको हिटलर नहीं लिखी है, अलेको हिटलर विजयदान देथा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खतरनाक और लेवल का प्रश्न जो आपको और सोचने पर मजबूर करेगा। अगर ये प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आपने 10वीं की किताब में राजस्थान के व्यक्तित्व को पढ़ रखा है। आबू को राजस्थान में मिलाने के लिए निम्न में से किस साहित्यकार ने संघर्ष किया? आपको यह तो पता ही है कि आबू को राजस्थान में मिलाने में, सिरोही को राजस्थान में मिलाने में गोकुल भाई भट्ट ने संघर्ष किया। या गोकुल भाई भट्ट या नेता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर साहित्यकार की बात हो रही है। कौन से साहित्यकार ने आबू को राजस्थान में मिलाने की वकालत की? आपको पता ही है आबू को राजस्थान में 7वें चरण में मिलाया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने आबू को राजस्थान में मिलाने के लिए संघर्ष किया। स्टार्टिंग में कन्हैयालाल सेठिया पर एक प्रश्न बना था कि कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना थी, उस रचना का नाम था कुण जमींद्रो धनी। उस रचना पर सामंतवाद का विरोध दिखाई देता है। तो फर्स्ट प्रश्न भी अपन ने कन्हैयालाल सेठिया को लेकर के क्लियर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने कुछ इतिहास के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, और इतिहास में आज अपने पास में टॉपिक थे किसान आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण। उसके पहले के टॉपिक अपन दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। निम्न में से कौन से शासक ने मालवा, गुजरात व राजस्थान को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के लिए सम्मेलन किया? जब एकीकरण की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, एकीकरण की प्रोसेसिंग 1948 में स्टार्ट हुई थी, यह घटना 1946 की है। तो निम्न में से कौन से शासक ने मालवा के कुछ राज्यों को मिलाकर, गुजरात के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के लिए सम्मेलन किया? ऐसे राजा थे भोपाल सिंह जी, जो उदयपुर के थे। उदयपुर में उन्होंने सम्मेलन बुलाया 1946 में। मालवा के कुछ राजा को, गुजरात के कुछ राजा को, राजस्थान के कुछ राजा को बुलाकर कि हम मिल करके एक स्टेट बना देते हैं, पर यह असफल रहा, ठीक है। अगला, संयुक्त राजस्थान के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। इसका गठन अप्रैल 1949 में हुआ। पहला पॉइंट, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। दूसरा पॉइंट, इसका गठन पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिलाकर किया गया। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिलाकर किया गया। तीसरा पॉइंट, इस चरण के राज प्रमुख भोपाल सिंह थे। चौथा पॉइंट, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। 18 अप्रैल 1949 न होकर के 18 अप्रैल 1948 था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अ। कभी कभी सब कुछ आते हुए भी प्रश्न गलत होते हैं, और जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते तब पता चलता है कि यार इतना इजी प्रश्न में गलत करके कैसे आ गया। कितने भी आप पढ़ करके जाओ, कितनी भी आपकी अच्छी तैयारी हो, आपको 3 से 4 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आप बाहर आकर के कहोगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे हाथ से गलत हुए, मैंने गलत पढ़ा इसलिए गलत हुआ, मैं गोला गलत भरने जा रहा था और दूसरा भर गया, सही भरने जा रहा था और दूसरा भर गया, इसलिए गलत हुआ। ऐसा कहते हुए आपको, ऐसा आप बाहर आकर के किसी न किसी को जरूर कहोगे। कितना भी टैलेंट व्यक्ति, कितना भी सामंजस्य संतुलन के साथ में एग्जाम में पेपर देने बैठेगा तो 1-2 प्रश्न उसके साथ में ऐसा होना ही होना है, ठीक है। अगला देखते हैं। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। लाइन तो आपको पहले से पता है, पर इसमें यह कहा रखा है कि बिना गोकुल भाई हम राजस्थान को नहीं चला सकते।
एकीकरण के संदर्भ में यह कथन है किसका? तो यह कथन कहा गया था हीरालाल शास्त्री के द्वारा। अगला, 1952 के आम चुनावों में अजमेर में किसके नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? क्योंकि 1952 में अजमेर राजस्थान में नहीं मिला था, अजमेर राजस्थान में मिला था 1956 7वें चरण में। तो 1952 में अजमेर में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, तो अजमेर में अलग से चुनाव हुए। अजमेर अलग से स्टेट था उस समय 1952 में, ऐसा मानो। तो 1952 में जब आम चुनाव हुए तो अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, लेकिन बाद में जाकर के 1 नवंबर 1956 अजमेर को भी राजस्थान में मिला दिया गया। आगे चलते हैं। 7वें चरण में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया गया? सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया और सिरोज को एमपी में मिलाया। तो एमपी चला गया, सिरोज चला गया एमपी में, सुनील टप्पा एमपी का आ गया राजस्थान में। आपको बताइए, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो गया ब। प्रजामंडल व संस्थापक अध्यक्ष में गलत युग्म को पहचानिए। जब 1938 में अलवर प्रजामंडल बना था तब क्या हरिनारायण शर्मा अध्यक्ष थे? क्या 1939 में करौली प्रजामंडल बना था, क्या तब त्रिलोक चंद्र माथुर अध्यक्ष थे? क्या 1938 में भरतपुर प्रजामंडल बना था तब क्या गोपीलाल यादव प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? क्या 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल बना था तब इसके अध्यक्ष अमृतलाल थे? यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही। झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष अमृतलाल न होकर के झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष मांगीलाल भव्य थे। तो भाई अमृतलाल झालावाड़ के अध्यक्ष न होकर के अमृतलाल प्रतापगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। अमृतलाल प्रतापगढ़ के, मीठालाल जैसलमेर के, भंवरलाल सर्राफ जोधपुर के, भंवरलाल निगम किशनगढ़, कुशलगढ़ के, ऐसे बहुत सारे नाम लाल लाल आपको देखने को मिल जाएंगे। भोगीलाल डूंगरपुर के, इधर कोई लाल तो नहीं है, गोपीलाल भरतपुर के। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अपना सही हो गया 2। एक और लेवल का प्रश्न देखो आप। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। पहला 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 88 में। तो कांग्रेस का जब इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ तब राजस्थान में किस प्रतिनिधि ने इलाहाबाद जाकर के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? कितना खतरनाक लेवल का प्रश्न है। देखो, गोपीनाथ ने भी भाग लिया, किशनलाल ने भी भाग लिया, हरविलास शारदा ने भी भाग लिया, लेकिन गिरधर शर्मा नाम के व्यक्ति ने 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाता है 2। अगला प्रश्न, इसमें आपको पहले से लाल पीला दिख रहा है, कारण यह कि टाइप गलत हो गया था तो हमने आज इसको टेस्ट में भी सही करवाया। भोजी लंबरदार एक व्यक्ति है, इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से? नाम ही आपने पहली बार सुन रखा होगा, भोजी लंबरदार। तो भोजी लंबरदार का संबंध बूंदी से नहीं है, मारवाड़ से नहीं है, बीकानेर से नहीं है। भोजी लंबरदार का संबंध कहाँ से? भरतपुर से। तो भरतपुर में किसान आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व भोजी लंबरदार नामक व्यक्ति ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। नीमूचना हत्याकांड को किसने गहरा डायरवाद कहा? तो महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर घटना बताया और साथ में गहरा डायरवाद बताया। तो गहरा डायरवाद नीमूचना को किसने कहा? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन से किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर से नहीं है? उदासर किसान आंदोलन, कांगड़ कांड, महाजन किसान आंदोलन, डाबडा कांड। डाबडा कांड का संबंध बीकानेर से न होकर के मारवाड़ से है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा अ। अब अगर आपको मैं कहूं कि बीकानेर में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, तो बीकानेर का पहला किसान आंदोलन है उदासर, बीकानेर का दूसरा किसान आंदोलन है महाजन, बीकानेर का तीसरा किसान आंदोलन है दूधवा खारा और बीकानेर का चौथा किसान आंदोलन है कांगड़ कांड। तब बीकानेर पूछे तो पहले बीकानेर का पहला किसान आंदोलन उदासर हो जाएगा, उदासन की जगह उदासर। दूसरा हो जाएगा महाजन, तीसरा हो जाएगा दुधवा खारा, चौथा हो जाएगा कांगड़। तो इन चारों का संबंध बीकानेर से, लेकिन इस डाबडा का संबंध कहां से? मारवाड़ से। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही क्या हो जाएगा? डाबडा कांड 1947 डिडवाना नागौर में हुआ और उस समय डिडवाना नागौर मारवाड़ का हिस्सा था। बहुत लेवल का प्रश्न। असहयोग आंदोलन के समय
किसने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी तथा तिलक स्वराज्य फंड में 1 लाख रुपए का सहयोग भी दिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया। उस समय गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। गांधी जी ने जुलू पदक, बोर युद्ध पदक अंग्रेजों को लौटा दिए। तो गांधी के सहयोगियों को उत्साह मिला, तो गांधी के सहयोगियों ने भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियां लौटाना चालू किया। तो राजस्थान में किसको राय बहादुर की उपाधि मिली थी? तो मिली थी भाई जमनालाल बजाज को। इसने अंग्रेजों को वापस दे दी। दूसरी बात, जमनालाल बजाज ने उस समय तिलक स्वराज्य फंड बना था। तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के जस्ट 1920 में हुई थी, असहयोग आंदोलन के समय ही। तो तिलक स्वराज्य फंड बनाया गया था, उसमें 1 लाख रुपए दिए। उस समय के 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तिलक स्वराज्य फंड में किसने दिए थे? जमनालाल बजाज ने। भारत छोड़ो आंदोलन में जोधपुर में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो रमा देवी और कृष्णा कुमारी ने जोधपुर में महिलाओं का नेतृत्व किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना। नारायणी देवी और भगवती देवी ने मेवाड़ में महिलाओं का नेतृत्व किया। बहुत बड़ा प्रश्न बना। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी है। इन्होंने भाग ही नहीं लिया क्योंकि हीरालाल शास्त्री ने जेंटलमैन एग्रीमेंट करके प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रखा था। और इधर किशोर देवी, इसका संबंध कटरा थल की सभा से है। तो इधर जोधपुर में रमा देवी और कृष्णा कुमारी के नेतृत्व में महिला जत्थे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। क्या इसका गठन 24 अप्रैल 1938 को हुआ था? सही बात है। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में आयोजित हुआ। सही बात है। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ में उत्तरदायी शासन पुस्तक लिखी। यह गलत है क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ में उत्तरदायी शासन पुस्तक नहीं लिखी। उनकी पुस्तक का नाम मेवाड़ में वर्तमान शासन है। तो मेवाड़ में वर्तमान शासन पुस्तक किसकी है? माणिक्यलाल वर्मा की, न कि मेवाड़ में उत्तरदायी शासन। ऐसे कैसे आपको एक पुस्तक मिलेगी मारवाड़ में उत्तरदायी शासन? यह पुस्तक जय नारायण व्यास की है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा स। अगला, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ। यह भी सही है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था तो टेस्ट में हमने इसको सही करवा दिया था। ठीक है। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से लगा करके 1-2 जनवरी 1946 तक 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने पास में सही आंसर आ जाएगा स। अगला, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलना प्रस्तावित है? तो राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़, राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू और राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल हल्दीना गांव अलवर में खुलने वाला है। तो कुछ करंट के प्रश्नों पर भी अपन 4-5 प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार 1 से 8 के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, पाउडर वाला दूध। सही बात है। योजना 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। सही बात है। 1 से 5 के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा। सही बात है। 6 से 8 के बच्चों को 220 ml न मिल करके 200 ml दूध मिलेगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर सही आंसर कौन सा हो गया? द। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। करंट के प्रश्न आएंगे तो बहुत लेवल के आएंगे, आप देखना ध्यान से। राजस्थान में नवीनतम नीतियों के संदर्भ में गलत युग्मों को पहचानिए। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेकर के प्रश्न बन सकता है। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 सही है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 सही है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 सही है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2020 में न होकर के राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? स। कंप्लीट है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के पदाधिकारी के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। क्या राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है? क्या मुख्य सचिव उषा शर्मा है? क्या महाधिवक्ता MS सिंघवी है? क्या अध्यक्ष जन लेखा समिति राजेंद्र प्रसाद है? ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अध्यक्ष जन लेखा समिति राजेंद्र प्रसाद न होकर के गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। राजेंद्र प्रसाद विधानसभा में
उपनेता प्रतिपक्ष हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया है, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है। तो अध्यक्ष जन लेखा समिति कौन हो जाएगा? गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह हैं। कौन है? प्रद्युमन सिंह है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन पहचानी है। योजना 1 मई 1921 प्रारंभ हुई, सही है। दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, यह भी सही है। लाभ के लिए प्रीमियम दर का 50% यानी 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष देने होंगे, सही बात है। किसको नहीं देने होंगे? जो बीपीएल परिवार में होंगे, जो मुख्यमंत्री के उस दायरे के अंदर आ रहे होंगे, खाद्यान्न सुरक्षा वाले दायरे में आ रहे होंगे, उनको नहीं देने होंगे। बाकी देने होंगे 850 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार। साधारण बीमारी के लिए 2 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज नहीं, साधारण बीमारी के लिए 4.5 लाख 4.5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो सकता है, और गंभीर बीमारी में 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज। तो यहाँ पर साधारण बीमारी में 2 लाख न होकर के क्या होगा? 4.5 लाख। करंट के क्वेश्चन मैंने बनाए, हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने बनाए, संस्कृति के क्वेश्चन मैंने बनाए, और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भी मैंने ही बनाए। ज्योग्राफी के प्रश्न हेमेंद्र सर ने बनाए, शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न तमके जी ने बनाए। तो पेपर में गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर चुके हैं। लगभग 41 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं। आशा करता हूं कि ये 41 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब अपना एक चौथा टेस्ट होने वाला मेगा टेस्ट, उसकी आप तैयारी कीजिए। बिल्कुल सिलेबस को समझते हुए अनुशासन के साथ में आगे बढ़ते रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास अंदर भरकर रखिए और अनुशासन के साथ में तैयारी को आगे जारी रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।